नमस्कार दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओजांग टाइम्स पर। वक्त हो गया है खबरों के पोस्टमार्टम का, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में आमतौर पर दो पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते कारोबारी और कूटनीतिक होते हैं। सीमाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच रिश्ते इन सब से अलग हैं। यहाँ रिश्ता केवल दो देशों की सीमा के बीच नहीं है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर होने वाली ये यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ पड़ोसी देश से भारत के संबंधों को नए तरीके से मजबूत करने और गति देने का काम भी करेगी। कुछ समय पहले नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर आए थे और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुम्बिनी दौरा रिश्तों को सहज कहने और साथ ही सामरिक और कूटनीतिक महत्व भी रखता है। भारत नेपाल के बीच बैठक में दोनों नेताओं की मौजूदगी में 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पिछले महीने दोनों नेताओं की नई दिल्ली में हुई बैठक में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और 4 परियोजनाओं को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि दोनों देशों की तरफ से शुरू होने वाले खास कार्यक्रमों के अलावा कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था, कारोबार, ऊर्जा के क्षेत्र में भावी समझौतों और परियोजनाओं पर बात हुई है। भारत नेपाल के बीच हुए 6 समझौते। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय LVU के बीच अंबेडकर पीठ की स्थापित करने के लिए करार। ICCR और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के बीच समझौते के तहत नेपाली विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन पीठ की स्थापना होगी। ICCR और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच वहां भारतीय अध्ययन पीठ स्थापित करने को लेकर करार। काठमांडू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के बीच भी समझौता हुआ। काठमांडू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास के बीच स्नातक स्तर पर संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने को लेकर भी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सतलुज जल विद्युत निगम और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच 490 मेगावाट की पन बिजली परियोजना लगाने के लिए करार। लुम्बिनी और कुशीनगर को जुड़वा शहरों के रूप में विकसित करने पर भी दोनों देशों के बीच सैद्धांतिक सहमति बनी। अगली खबर शायद आपको मायूस कर देगी, लेकिन खबरों का पोस्टमार्टम करना हमारा काम है। खबर है महंगाई की। राजनीति में ऐसा अक्सर होता है जब सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ दूसरे मुद्दों को हवा दे देती है, जो उन्हें भूख, प्यास और विकास से कोसों दूर लेकर चली जाती है। लेकिन हम आपको ऐसे मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। इस समय सोच विचार की जरूरत एक और मुद्दे पर है, जिसने आम नागरिकों की हालत खराब करके रखी है, और वो है महंगाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों में महंगाई ने एक लंबी छलांग लगाई है, जिसने देश की आम जनता की जेब पर बहुत असर डाला है। कभी पेट्रोल डीजल के दाम, तो कभी घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस, कभी सब्जियों के दाम और कभी खाने वाले तेल के दाम। ऐसी तमाम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम लगातार बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। खुदरा महंगाई दर पिछले 4 महीनों से 6% से अधिक चल रही है और अप्रैल के महीनों में ये दर पिछले 8 साल के रिकॉर्ड के साथ 7.8% के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं अप्रैल में आयात बिल से पेट्रोलियम पदार्थ और सोने चांदी के आयात मूल्य को हटाने के बाद भी अन्य वस्तुओं के आयात में 29.68% की बढ़ोतरी दिख रही है, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और मांग में मजबूती को दर्शाता है। अप्रैल महीने में रिकॉर्ड GST कलेक्शन, निर्यात, बिजली की खपत, पेट्रोल डीजल की खपत और हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडेक्स में मजबूती आर्थिक विकास को जाहिर कर रहा है। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीनों से कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुओं की खरीदारी को लेकर लिए जाने वाले लोन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल मार्च में इस लोन में पिछले साल मार्च के मुकाबले 60% की बढ़ोतरी रही। हालांकि कोई आर्थिक विशेषज्ञ कोरोना काल में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले आर्थिक पैकेज को भी इस महंगाई के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार मानते हैं।
वहीं राजनाथ सिंह का कहना है कि देश में बढ़ती महंगाई चुनौती के साथ साथ एक संकट भी है। इस कठिन समय में सभी देशवासियों को सहयोग करना होगा। सभी लोग मिलकर इस संकट से लड़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। शहीदों के नाम पर मार्ग, नेताओं के नाम पर मार्ग या फिर महापुरुषों के नाम पर मार्ग आपने अक्सर देखे ही होंगे। लेकिन आज हम जिन मार्ग या फिर रास्तों के बारे में बात करेंगे वो बने हैं उन बहन बेटियों या फिर महिलाओं के नाम पर जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद गांव और गांव वासियों का नाम रोशन करती हैं। जी हां, हरदोई में एक खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ की अनूठी पहल वाकई सराहनीय है। यहाँ पर 2 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के 50 से अधिक मार्गों का नामकरण उन बहन बेटियों के नाम पर किया गया है जो गांव का नाम रोशन कर रही हैं। हरियावा और 52 ब्लॉक में तैनात खंड विकास अधिकारी रचना गुप्ता के अभिनव प्रयोग की सरकारी महकमे में भी काफी सराहना हो रही है। हरदोई में एक खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ की अनूठी पहल वाकई सराहनीय है। उन्होंने गांव की गरिमा नाम से एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। गांव की बहन, बेटी या बहू अगर शिक्षित होकर एक मुकाम पर पहुंच चुकी है या फिर सरकारी सेवा में है तो उसके नाम से गांव के मार्ग का नाम घोषित किया जा रहा है। गांव में मार्गों पर ऐसी बहन, बेटियों और बहू के नाम से बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। जिले के हरियावा ब्लॉक की 19 ग्राम पंचायतों में महिला अधिकारियों और कर्मियों के नाम से बोर्ड लगाए गए हैं, जबकि 52 ब्लॉक के 38 ग्राम पंचायतों में महिला अधिकारियों के नाम से मुख्य मार्ग का नामकरण किया गया है। समाज को भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीडीओ की इस अनूठी पहल की समूचे जनपद में सराहना की जाने लगी है। बीडीओ रचना गुप्ता ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को ये प्रयोग करके दिखाया है जिसमें महिलाओं के सम्मान के साथ ही नारी सशक्तिकरण को और मजबूत करने का प्रयास है। इससे नारियों को सम्मान मिलेगा और अभिभावक अपनी बेटियों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित भी होंगे। बेटियों के अंदर भी इन साइन बोर्ड को देखकर कुछ कर गुजरने का जज्बा बढ़ेगा। गांव की बेटी या बहू अध्यापिका हो या फिर डॉक्टर या अन्य किसी पद का स्थान प्राप्त कर लिया हो तो उसके नाम से पहले ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रस्ताव तैयार करवाया जाता है और उन प्रस्तावों पर प्रमुख मार्गों का नाम रखा जाता है। इस प्रस्ताव को पारित कर संबंधित गांव के मुख्य मार्ग पर बोर्ड में अंकित करवाकर लगवाया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ आकांक्षा राणा ने बताया कि उन्होंने सभी बीडीओ को कुछ खास करने को कहा है। बीडीओ रचना गुप्ता का ये प्रयास सराहनीय है। इसे मॉडल के तौर पर लिया गया है। पूरे जनपद में इसे लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बुजुर्गों के हौसले को निजी क्षेत्र देगा उड़ान। जी हां दोस्तों, केंद्र की पहल के बाद नौकरी देने के लिए आगे आए उद्योग जॉब्स फॉर सीनियर सिटीजन सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्गों के हौसले को उड़ान मिलने लगी है। केंद्र सरकार की पहल के बाद 2000 से ज्यादा निजी कंपनियों ने बुजुर्गों को नौकरी देने की पहल शुरू कर दी है। सेवानिवृत्ति के बाद या फिर इस उम्र को पार कर चुके देश के बुजुर्गों के हौसलों को अब ताकत मिलने लगी है। केंद्र सरकार की पहल के बाद 2000 से ज्यादा उद्योगों ने बुजुर्गों को नौकरी देने की पहल की है। साथ ही इसे लेकर शुरू किए गए ऑनलाइन रोजगार पोर्टल सेकंड पर रजिस्ट्रेशन भी कराया है। दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे बुजुर्ग भी आगे आए हैं जो अपने अनुभव के आधार पर नौकरी या फिर ऐसा कोई सम्मानजनक काम चाहते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह पूरी योजना तैयार की गई है। इस दौरान उन लोगों को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है जो सेनावृत्ति या फिर इस उम्र को पार करने के बाद भी कोई सम्मानजनक काम करना चाहते हैं।
यही वजह है कि सरकार ने इन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए एक ऑनलाइन रोजगार पोर्टल शुरू किया है। इसके शुरू होते ही 2000 से ज्यादा उद्योगों ने बुजुर्गों को सम्मानजनक काम देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस दौरान इन उद्योगों की ओर से 200 से ज्यादा नौकरियां भी निकाल दी गई हैं। मंत्रालय का मानना है कि अभी तो शुरुआत है, जल्द ही और भी उद्योग इस ओर पहल करेंगे। उद्योग वैसे भी अनुभवी लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देते हैं। बुजुर्गों का लंबा अनुभव उद्योग और देश के विकास दोनों को ही गति देगा। इस बीच 4100 से ज्यादा बुजुर्गों ने इस पोर्टल पर जाकर नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया है। मौजूदा समय में देश में बुजुर्गों की कुल आबादी करीब 14 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10% है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक देश में बुजुर्गों की कुल आबादी 30 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही सरकार उनसे जुड़ी सुविधाओं को जुटाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। खबरों के पोस्टमार्टम में अब नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। आपने हमेशा सुना ही होगा कि जल है तो कल है। जल केवल मानव जाति के लिए ही नहीं, बल्कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए भी उतना ही जरूरी है। पृथ्वी पर जल के बिना जीने की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अभी हालात ऐसे दिख रहे हैं कि इस भीषण गर्मी में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, दिल्ली में यमुना नदी सूखने की कगार पर पहुंच गई है। यमुना का जल स्तर घटने के कारण पेयजल संकट गहरा जाना चिंताजनक है। मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब ये सामने आता है कि वजीराबाद में यमुना का जल स्तर पिछले 4 दिनों से घटता जा रहा है। इसके कारण वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति कम हो रही है। दिल्ली में गर्मी के दिनों में पेयजल संकट हर साल की समस्या है। गर्मी के दिनों में पानी की मांग अचानक बढ़ जाती है। वहीं यमुना में भी जल स्तर घट जाता है, जो परेशानी बढ़ा देता है। दिल्ली ने हरियाणा से 150 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की मांग अवश्य की है, लेकिन हरियाणा का कहना है कि वो पानी की कमी के कारण पहले ही अपने इलाकों में ही पानी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में दिल्ली को अतिरिक्त पानी देना संभव नहीं है। इन हालात में दिल्ली जल बोर्ड को जहां हरियाणा के सिंचाई विभाग से वार्ता जारी रखनी चाहिए और समस्या का कोई बेहतर हल निकालने का प्रयास करना चाहिए, वहीं उसे पानी के लिए तत्कालिक वैकल्पिक उपायों पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओजांग टाइम्स। दिल्ली में हर साल सामने आने वाले इस जल संकट के लिए सरकार को कोई स्थायी समाधान भी खोजना चाहिए। दिल्ली में वर्षा जल संचयन पर भूजल स्तर बढ़ाने के प्रयासों और गंभीरता से अमल किया जाना चाहिए, ताकि गर्मी में जब यमुना के पानी की कमी हो तो भूजल दोहन बढ़ाकर पेयजल संकट को न्यूनतम किया जाए और दिल्ली वासियों को परेशानी से बचाया जा सके। फिलहाल के लिए आज के खबरों के पोस्टमार्टम में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में तमाम बड़े खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ओजांग टाइम्स। नमस्कार।